मेरा नमस्कार। और जिस विषय के बारे में मैंने कल बताया था आपको, आज बताया था सुबह, कि सभी के मन में एक भ्रम है और एक भय भी है कि मैं कभी बीमार ना पड़ जाऊं, या बीमार मैं यदि पड़ गया तो क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि जो स्थिति हम लोग अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास भीड़ में जो देखते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत दुख होता है। कैसे लोग अपना पूरा जीवन की कमाई बर्बाद करके लुटा के, उसके बाद भी उनको स्वास्थ्य नहीं मिलता। तो ये एक भय जो है वो बहुत सालों पहले जब मनुष्य क्या बोलते हैं, सभ्य हुआ या समाज की रचना हुई, तब से चालू है। वैसे भी आज भी सभी जगह पे कि सभी लोग एक्चुअली में बीमारी से घबराते हैं, बीमार होने से डरते हैं। उसके लिए पैसा जोड़ना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, ये सब करते हैं। वो सब इलाज करा रहे हैं। इलाज कराने का एक समाज में सिस्टम बना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का भी समय देते हैं कि मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ। लोगों को लगता है ऐसे बीमारी कोई दैवी प्रकोप होता है जो आसमान से हमारे ऊपर भगवान ने डाल दिया, पुराने जन्मों का फल है। या कोई लोग बोलते हैं कि किसी भूत प्रेत की छाया पड़ गई, या पुराने जन्म का वो फल है, या हमारी कुछ आदतें खराब हैं। अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, लेकिन टोटलिटी में बड़े तौर पे, साफ तौर पे ये लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है कि मैं बीमार क्यों होता हूँ। ये तो मेडिकल साइंस का विषय है, डॉक्टरों के रिसर्च का विषय है, उनको ही जानना चाहिए। वो हमको बताएंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये हमारा कोई विषय नहीं। हमारा काम है, मैं बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे दवाई दे देंगे। ऐसा ही एक समाज में धारणा है और इसी तरह की लोगों की सोच है। लेकिन नेचुरल हाइजीन या नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज आपसे ऑफर करती है, एक ऐसी चीज बताती है कि नहीं, ये बहुत सरल है और आप इसको जान सकते हैं कि आप कैसे बीमार पड़ते हैं। और जिस दिन आपने इस बात को जान लिया कि हम लोग बीमार कैसे पड़ते हैं, उसी दिन आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि इसका समाधान किसी और के पास संभव ही नहीं है, इसका समाधान मेरे ही पास है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। थोड़ा सा इसको आप सैद्धांतिक तौर पे समझ पाएंगे, उसके बाद मैं उसको आगे और साफ करूंगा, क्लियर करूंगा कि देखिए, इसको तो समझना ही पड़ेगा कि हमारे शरीर में अ, दो तरह की क्रियाएं होती जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी बीमारी को पैदा करने में एक क्या बोलना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वो एक है जो हमारे शरीर के सेलुलर लेवल पे होती है, जो कोशिकाओं के लेवल पे, जो सबसे छोटी यूनिट बोलते हैं शरीर की। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो एक एक्टिविटी है जो सेलुलर लेवल पे बहुत क्या बोलते हैं, छोटे तौर पे जो हमारे कोशिकाएं हैं उन पे चलती है। और दूसरी एक्टिविटी है जो पाचन की, हम जो बाहर से खाना डालते हैं, उस खाने के साथ जब शरीर उसको पचाने के लिए प्रयास करता है, तो उस दौरान एक दो गतिविधियां हैं, एक दो क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं, जीव वैज्ञानिक क्रियाएं जो घटित होती हैं। उसको एक हिंदी में उसको लोग बोलते हैं चयापचय, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में इसको चयापचय बोलते हैं। उसमें दो क्रियाएं होती हैं, दोनों जगह लागू होती हैं, कोशिकाओं लेवल पे भी, और जब खाना पचता है, टूटता है, विभाजित होता है, तो उस समय भी वो चीज़ लागू होती है। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का है, उसके दो भाग हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। सरल है, इसको कोई कठिन नहीं है, एकदम मैं सरल बता दूंगा। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सेल जो है, वो सेल में जो चीजों की आवश्यकता होती है, या सेल खुद के लिए भी, मतलब सेल की बनावट के दौरान जो रचना होती है। और एक होता है सेल का विभाजन। उसको अपन बहुत सरल और शब्दों में समझ सकते हैं कि सेल बनना और सेल टूटना, ये क्रिया हमारे शरीर में चलती है। एक तरह से सेल बनता है, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और एक होता है कैटाबॉलिज्म, मतलब सेल टूटता है, विभाजित होता है।
तो जो सेल टूटते हैं उससे एक गंदगी बनती है, वो टॉक्सिन होता है। ये गंदगी बनी हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर से निकलती है। उसको क्रेटिनाइन बोलो, उसमें यूरिक एसिड बोलो, उसमें क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, उसमें बहुत सारी ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, वो एक अलग तरीके से निकलते हैं। और दूसरा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो विभाजित होते हैं। जैसे आपने फैट खाया तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर फैटी एसिड शरीर के अंदर जाके वो फैट में कन्वर्ट होता है। आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, विभाजित होगा, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और फिर जब अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन की रचना करते हैं और सेल बनते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब इस दौरान भी, इस पाचन की प्रक्रिया के दौरान भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारा शरीर बनाता है जब हमारे शरीर में सेल होता है और सेल का विभाजन होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में शरीर में गंदगी की या अवशिष्ट पदार्थ की पैदावार होती है, या उसका प्रोडक्शन होता है, या उसका उत्पादन होता है। अब जब हमारी शरीर की क्षमता या हमारे शरीर की ताकत बहुत अच्छी है, हमारा जो निष्कासन का जो जितने हमारे सिस्टम है या जो अंग है वो यदि बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ये सब चीज़ों का निष्कासन हो जाता है। अब यदि किसी वजह से आप बहुत थके हुए हैं, आप ओवरबर्डन है, आपका एलिमिनेशन सिस्टम बहुत वीक है, आप किसी मेडिकेशन पे हो 7 में सालों से, तो ये सब मिला के आपका वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, या वो कमज़ोर हो जाता है। मल को बाहर निकालने का जो सिस्टम है या मल को बाहर निकालने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, और वो मल शरीर में जमने लगता है। वो गंदगी, वो फॉरेन बॉडी, वो अवशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में जमने लगते हैं, और ये बीमारी का कारण है। और इसके अलावा कुछ फैक्टर हैं जो इससे अलग है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो फैक्टर है रॉन्ग फूड सिलेक्शन। नंबर 1, खाने का गलत सिलेक्शन, गलत खाना। इससे जुड़ा हुआ इसलिए कि ये सब गंदगी बनाते हैं, तो हम जब खाना ही गलत सेलेक्ट करते हैं कि मुझे क्या खाना है, उसके बारे में मेरा सिलेक्शन गलत होता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्या खाना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे समझिए कि जो हमने खाने का तय किया है कि मेरे सामने किसी ने फल रखा और किसी ने मैगी रखी, तो मैंने मैगी सेलेक्ट कर लिया। अब मैगी से मेरे जो सेल बनेंगे या मैदे की बनी चीज़ से सेल बनेंगे और फल से जो सेल बनेंगे, दोनों की कैलोरी बराबर है मान लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसा है। दूसरा है, यदि हमारा सिलेक्शन अच्छा भी है तो भी उसका कॉम्बिनेशन गलत है। किसके साथ किस फूड को खाना चाहिए, किस खाने के साथ किसको खाना चाहिए, ये समझने में उदाहरण मैं एक आध दूंगा सर। जैसे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाया जाता। मतलब चावल यदि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके साथ में ऐसी चीज़ जैसे बीन्स वगैरह है जिसमें प्रोटीन डोमिनेंट होता है, बहुतायत में प्रोटीन होता है, उसको यदि साथ में खाएंगे तो उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा। किसी दिन पाचन के ऊपर और फूड कॉम्बिनेशन की अलग क्लास लेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आज समय नहीं तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है खाने की गलत आदत, प्रैक्टिस गलत। जैसे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, फ्रिक्वेंटली खाते हैं, लगातार खाते हैं, थोड़ी देर खाया फिर 1 घंटे के बाद खा लिया, फिर 1 घंटे के बाद खा लिया, फिर 1 घंटे के बाद। तो ये भी जो है ये प्रैक्टिस गलत है खाने की। इसके बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, खींच के खाते हैं, बोलते हैं मैंने तो भरपेट यहाँ तक खा लेते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा खाने में, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलाते तो उससे टेस्ट उनका बढ़ता जाता है, तो खूब जम के दबा के खाते हैं, फिर बीमार। और एक आदत है जो लोगों को बीमार करती है, वो है खाने के दौरान पानी पीना, या खाने के लग बाद में या उसके पहले तुरंत पानी पीना। उससे भी पाचन आपका स्लो होता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बहुत तनाव में हैं, आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, या आप भयग्रस्त हैं, किसी ने आपको डांट दिया, आप रुआंसे हैं, आप स्ट्रेस में हैं और आप खाना खा रहे हैं, तो ये भी आपके पाचन को स्लो करता है। वो जो मैंने ऊपर की जो चीज़ बताई उसमें इसका असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है।
फिर आप जिस इन्वायरमेंट में खा रहे हैं, जिस वातावरण में खा रहे हैं, उसका टेम्परेचर कैसा है। यदि बहुत ज़्यादा सर्दी है और आपको सर्दी लग रही है, वो भी आपके पाचन को स्लो कर देगी, या बहुत ज़्यादा हीट है तो भी आपका पाचन स्लो हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोग खाना खाए और तुरंत हैवी काम में लग जाते हैं, मेहनत वाले काम में लग जाते हैं। विशेष तौर पे जो बेचारे मजदूर लोग हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उन्होंने तो खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत उनको काम में जाना पड़ता है, तो ये भी उनके पाचन तंत्र को स्लो करता है। एग्जॉस्ट हो गए, बहुत थके आ रहे आए और घर में किसी ने खाना रख दिया और हमने खाना खा लिया, ये भी एक गलत आदत है। थोड़ा समय देना चाहिए। जब शरीर की, अपने माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। बाद में जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बाद में करना है आप। और दूसरा है, आप उसका माइक बंद कर लीजिए। और दूसरा है, तीसरा है इसके बाद कि इलिमिनेशन जो है आपका कमजोर हो गया है किसी भी कारण से। ये इतने सारे फैक्टर हैं जो मैंने ऊपर बताया कि आपका जो सेलुलर लेवल पे, जो कोशिकाओं लेवल पे जो कोशिकाओं की रचना हो रही है और कोशिकाओं का विभाजन, उसको कोशिका विभाजन बोलते हैं हिंदी में, उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है जो शरीर के काम का नहीं है। और दूसरा एक, कितना सरल है देखिए, और दूसरा एक प्रोडक्ट बन रहा है वो जो मैंने बताया कि खाने का गलत सिलेक्शन, गलत तरीके से खाना, गलत हैबिट से खाना, गलत कॉम्बिनेशन में खाना, हड़बड़ी में खाना, स्ट्रेस में खाना, तो ये भी आपका पाचन नहीं कर रहा है। तो पाचन नहीं कर रहा है, वो खाना अंदर जाके क्या होता है, वो खाना सड़ता है, और सड़ने से जो गंदगी बनती है वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती, टॉक्सिन होती है। तो ये दोनों मिलके टॉक्सिन का एक बखेड़ा, एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी कर देते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब यदि हमारे शरीर को हमने समय नहीं दिया, या हमको ये आता ही नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, हमको बताया गया कि खूब खाओ, शरीर में ताकत आती है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, तो हमको ये सब यदि किसी ने नहीं सिखाया, तो ये गंदगी फिर शरीर में जमना चालू होती है। और ये जमना चालू होती है तो एक पॉइंट आता है, एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, एक स्थिति आती है जब शरीर को लगता है कि इतनी गंदगी अब मैं सहन नहीं कर सकता। वो चाहे किडनी में जमी हो, चाहे लीवर में जमी हो, चाहे इंटेस्टाइन में जमी हो, शरीर के किसी भाग, चाहे आर्टरीज के अंदर जमी हो, जब शरीर को काम करने में ही दिक्कत होने लगती है उस विजातीय पदार्थ के कारण जो शरीर के अंदर बन गया है, तो शरीर उसको विजातीय पदार्थ को निकालने का प्रयास करता है। ये जो शरीर विजातीय पदार्थ को निकालने का प्रयास करता है, इसी को बीमारी बोला जाता है, इसी को दुनिया बीमारी बोलती है। और हम लोग ये बोलते हैं ये शरीर की प्रक्रिया है आपको स्वस्थ रखने की। तो जब ये शरीर इन गंदगी को आपको स्वास्थ्य रखने के उद्देश्य से निकालता है, तो उस दौरान बहुत सारी अव्यवस्था शरीर में फैलती है। इसी को एक्चुअली में बीमारी बोलते हैं। बीमारी और कुछ नहीं होती है, बीमारी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, वो बीमारी ठीक होने के दौरान उपजे तात्कालिक उपद्रव या तकलीफें, उसी को बीमारी बोलते हैं, उसी को डिसीज बोलते हैं। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये जो हमारे शरीर में लक्षण आ रहे हैं, ये एक्चुअली में मुझे मारने के लिए नहीं है, ये मुझे बचाने के लिए है, तो फिर एक सवाल आपके मन में आएगा कि फिर हम मर क्यों जाते हैं। जब हमारे शरीर में आप बोल रहे हो कि बीमारी होती है आपको ठीक करने के लिए, लोग आप हंसी उड़ाएंगे कि आप बीमारी यदि ठीक करने के लिए होती तो फिर मरते क्यों हैं। मरते इसीलिए हैं कि शरीर की निकालने की क्षमता से ज़्यादा टॉक्सिन आपके शरीर में बन जाता है और वो शरीर के अंग को काम करने में बाधा पैदा करता है और बंद कर देता है। जैसे आपके कमरे में, जिस कमरे में आप रहते हैं, उसमें एक समय गंदगी यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस कमरे का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, आपका मूवमेंट उस कमरे में नहीं हो पाएगा, आप चल फिर नहीं पाएंगे, उस कमरे में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी। इतनी गंदगी जब आ जाएगी तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी और आपके चलने फिरने में, मूवमेंट में आपको दिक्कत होगी। तो यही स्थिति होती है। शरीर प्रयास करता है, अंतिम दम तक प्रयास करता है कि आपको ठीक करने का, लेकिन फिर भी लोग मरते हैं। कौन लोग मरते हैं? जिनके शरीर में गंदगी इतनी ज़्यादा होती है कि जो गंदगी निकल रही है वो बहुत ही कम है। गंदगी जिस समय, जिस स्पीड से गंदगी जम रही है, और उसमें साथ में दवाइयाँ भी खाते जा रहे हैं, वो भी टॉक्सिन है, उसका भी ओवरलोड हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों की बीमारी इसलिए होती है कि उनके शरीर से टॉक्सिन निकल नहीं पाता और दूसरे और भी टॉक्सिन ऊपर से दवाई के नाम पे डाल दिए जाते हैं। वो सब मिला के टॉक्सिन का एक पहाड़, एक अवरोध खड़ा हो जाता है जो उसके अंगों को काम करने में दिक्कत पैदा करता है, अवरोध करता है, और उस उस भार से वो अंग जो है वो डैमेज हो जाता है।
तो ये है एक्चुअली में बीमारी का मूल कारण। इसका समाधान हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोगों को लोगों ने डिमांड की थी कि थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, तो फिर मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आप बीमार इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कोई बैक्टीरिया वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है, या आपके ऊपर कोई दैवी प्रकोप हो गया है, या कोई पुराने जन्मों का आपका कर्मों का फल है। आप बीमार इसलिए हो रहे हैं कि आपके शरीर के जो सेल टूट रहे हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो रहा है वो, और एक शरीर में जो आप खाना खा रहे हैं वो, उससे जो गंदगी जम रही है, ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आपके शरीर की गंदगी निकालने की क्षमता से वो ज़्यादा हो रही है और वो कहीं जम रही है। वो चाहे यूरिक एसिड के रूप में जम रही हो, चाहे वो स्टोन के रूप में जम रही हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम रही हो, चाहे वो कैंसर सेल के रूप में जम रही हो, किसी भी रूप में जम सकती है। और वो आपके फिर सिस्टम को काम करने में, आपके अंगों को काम करने में बाधा पैदा करती है। तो ये है बीमारी का मूल कारण। और बीमारी किसको कहते हैं? बीमारी उसको कहते हैं जब शरीर आपको बचाने के लिए, फिर सुनिए ध्यान से, जब शरीर आपको बचाने के लिए जमा हो गंदगी, सर्दी के रूप में, खांसी के रूप में, दर्द के रूप में, लूज मोशन के रूप में, पसीने के रूप में, स्किन में उद्वेद के रूप में, इस तरीके से जब उल्टी के रूप में, फोड़े फुंसी के रूप में जब निकालने में आपके शरीर की मदद करता है, आपका शरीर मदद करता है उस बीमारी को शरीर से बाहर निकालने की, तो उसको फिर बीमारी समझ के लोग फिर दबाना चालू करते हैं। उसको फिर दबाते हैं बाहर से कि तू अंदर चली जाए, दवाई खा के, ऑइंटमेंट लगा के उसको सप्रेस करते हैं, और वो बीमारी फिर अंदर चली जाती है, फिर शरीर उसको स्टोर करना चालू कर सकता है। तो ये जो एक्यूट बीमारी थी, तरुण रोग थे, ये बाद में क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित हो जाते हैं और पहले से भी जटिल रोग पैदा हो जाते हैं। एक्यूट डिजीज हमारे शरीर में आई थी, नेचुरोपैथी, नेचुरल हाइजीन बोलता है ये हमारी मददगार है, फ्रेंड है। अब जब उसको दवाइयों से दबा के इन्वर्ट कर देते हैं, उसकी दिशा को अंदर की तरफ कर सकते हैं, तो आपके अंदर के ऑर्गन को डैमेज करने की तरफ वो बीमारी बढ़ने लगती है। इसी को क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं। इसको ठीक होने में समय लगता है, और एक्यूट डिजीज को ठीक होने में समय नहीं लगता, वो बहुत आसानी से ठीक होती है। उसको केवल आपको थोड़ी सी मदद करना होती है, और वो मदद करना क्या होती है? एकदम सरल है, कुछ भी नहीं करना। यदि कोई मेरे से पूछे कि यदि मुझे बीमारी होती है एक्यूट, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं बोले कुछ नहीं करना चाहिए। बोले कुछ नहीं करना चाहिए मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना? डॉक्टर के पास तो वैसे भी नहीं जाना, फिर क्या करना है? ना कुछ खाना, ना कुछ पीना। ये शरीर एक्चुअली में आपसे डिमांड करता है। फिर क्या करना? पड़े रहना। कहाँ पड़े रहना? बिस्तर में। सिर्फ धूप लेना, हवा लेना, पानी लेना। और यदि भूख लगे तो सबसे पहले फलों के जूस लेना, फिर फल खाना, सब्जी खाना, अन्न वन्न नहीं खाना। बड़ी से बड़ी बीमारी फ्रॉम एसिडिटी टू कैंसर, सभी बीमारी इसी में ठीक होती है। दवाई से कोई बीमारी ठीक नहीं है। दवाई से केवल मैनिपुलेशन होता है, एक जगह की बीमारी दूसरे जगह जमाती पहुंच जाती है, या फिर तात्कालिक थोड़ा सा राहत होती है सिम्टम में। बीमारी के कारण खत्म नहीं होते। बीमारी के कारण तभी खत्म होंगे जब आप फूड का सिलेक्शन सही करेंगे, खाने की आपकी जो आदत है उसको बदलेंगे, खाने की जो सिस्टम है आपका, खाने का तरीका वो बदलेंगे, किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए। ये जो आप अपने अंदर जब वो चीज़ें आपके अंदर पैदा होगी, तो आप देखेंगे बीमार होना संभव ही नहीं है। हमारा शरीर बीमारी के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। हमारा शरीर को इस प्रकृति ने इतना पावरफुल बनाया है, और कभी इसमें बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी के लिए तैयार ही नहीं है। बीमारी उसको यदि पैदा होती है, उसके लिए हमको बहुत सारे प्रयास करना पड़ते हैं। वो प्रयास क्या है? गलत आदतें, गलत खान पान। उसके लिए हम लोग दोषी नहीं है, ऐसा चला आ रहा है समाज में, और हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। इतना सरल है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहना जब इतना सरल है तो फिर इतना कॉमन, सामान्य क्यों नहीं समाज में? इसीलिए नहीं है कि स्वास्थ्य में पैसा नहीं है, धंधा नहीं है। वही चीज़ समाज में ज़्यादा चलती है जिसका मार्केटिंग वैल्यू होती है। मार्केटिंग क्या बोलना चाहिए, उसका एक पावर होता है कि उसके हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाने की चीज़ होती है, उसका प्रचार ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का लाभ छुपा होता है। वो तमाम प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग आप देखो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हेल्थ एक्सपर्ट लोग हों, ज़्यादातर लोग आपको ये नहीं बताते हैं
या बताने, उनको मालूम ही नहीं है कि आप बीमार क्यों होते हैं, और ये बीमारी से ठीक होने का जो तरीका है, मेथड है, जो साधन है, जो हथियार है, वो आपके पास दिया हुआ है प्रकृति। जानवरों को कौन ठीक करता है जंगल में? वहाँ कोई एमडी नहीं है, वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, हार्ट एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ को आर्थराइटिस के मास्टर नहीं है, वहाँ पर स्किन स्पेसिस नहीं है। वो जानवर बीमार होते हैं, कभी कभी हम लोग से कम होते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी गलती होती है, कुछ खा लेते हैं, उटपटांग खा लिया, बीमार हो गए, कभी कभी धोखा होता है। तो वो अपने आप को ठीक करने में किसी की मदद नहीं लेना पड़ती है, वो अपनी मदद खुद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं? रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं और पड़े रहते हैं। जब ठीक होते हैं उसके बाद वो खाना चालू करते हैं। लेकिन हम लोगों को एक गलत शिक्षा दी गई है कि बीमारी के समय पौष्टिक खाना खाना है। उससे जो है हमारे शरीर की ये जो क्षमता है बीमारी को बाहर फेंकने की, मल को, गंदगी को बाहर फेंकने की, ये बेचारी कमजोर हो जाती है और हम लोग बीमार। तो ठीक है, आज इतना ही। अब मैंने जो अभी तक बताया इसके बारे में, यदि आपको कुछ सवाल करना है तो करिए, और अपना अनुभव भी बता सकते हैं। आज आपने जो किया उसमें कोई दिक्कतें आई आपको? जिन लोग वाटर फास्ट में हैं, जूस फास्ट में हैं, और रॉ फूड पे हैं, फल पे हैं, उनको यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं, फिजिकल मेंटल कुछ भी, तो वो चर्चा करेंगे, उसके बारे में मैं और बाकी लोग जवाब दे पाएंगे। हाँ जी, किसी का सवाल है? पूछिए। वीडियो चालू कर लेंगे जिनका सवाल है। हाँ गुरुजी। हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा था कि भोजन करने के बाद, जैसे मेरा एक कंफ्यूजन है कि भोजन करने के बाद हम लोग टहलते हैं, हाँ, टहलना यही वहाँ कर लेना चाहिए? तो कल मैंने चर्चा किया था, सारिका ने सवाल किया था, नहीं टहलना चाहिए, बता दिया था, नहीं टहलना चाहिए, उससे पाचन स्लो हो जाता है। जी, क्यों? इसीलिए स्लो हो जाता है, हाँ, इसीलिए स्लो हो जाता है कि जब आपका पाचन होता रहता है तो शरीर को बहुत सारे खून की जरूरत होती है आंतों में। जब आप टहलना चालू करते हैं तो उसमें से बहुत सारा खून फिर बाहों में, आपकी मांसपेशियों में चला जाता है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, अभी मेहनत हो रही है वहाँ पे, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है, वहाँ कोशिकाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ कोशिकाओं को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ से अब जैसे मान लो पावर बैंक आपके पास एक पड़ा हुआ है, उसमें आपने एक मोबाइल लगाया, अच्छा भला चल रहा है, उसके बाद एक मोबाइल बाजू में आप और लगा दोगे, फिर एक मोबाइल बाजू में और लगा दोगे, 3 मोबाइल लगाओगे, तो पावर बैंक तो खत्म हो जाएगा, फिर वो अभी उतना नहीं चार्ज कर पाएगा ना। पावर तो फिक्स है हमारे शरीर में, अब उसमें पाचन जो है उसका 70% इस्तेमाल करता है। अब वो अच्छा वाला पाचन हो रहा था, आपने उसको दूसरे तीसरे काम में और लगा दिया, तो उससे पाचन स्लो हो जाता है, तो गलत है, नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। और किसी का सवाल? नेहा जी का एक सवाल है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए राम रतन जी, नेहा जी का सवाल है। जी, हाँ नमस्कार। भैया, ये क्वेश्चन था जी नमस्ते। नमस्ते। ये माइग्रेन जो है वो भी ये वेस्टेज जमा होने से होता है क्या? उसका रीजन क्या है? क्योंकि डॉक्टर ऐसे बोलते हैं जिनको माइग्रेन होता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो पहला तो ये कि रीजन क्या है, उसका भी वेस्टेज ही है क्या? जी जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल हाइजीन। कोई भी बीमारी का कारण है एक्यूमुलेशन, लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल या फॉरेन। अब आप पूछेंगे कि ब्रेन में कहाँ पे जमता है, तो देखिए ब्रेन में एक सेल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन सेल। हमारे शरीर में देखिए एक सिस्टम है, एक आर्टरीज है हमारे शरीर में जहाँ से खून जाता है, शरीर में न्यूट्रिशन जाता है। एक वेन्स होती है जो शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है या डीऑक्सीजनेशन ब्लड है वो अपने हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में जाता है, फिर पूरे शरीर में जाता है। लेकिन एक और सिस्टम है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें जो सेल होते हैं वो अलग टाइप के सेल होते हैं, उसको बोलते हैं, क्योंकि वो सिग्नल भेजते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल में ऑब्स्ट्रक्शन होने से भी दर्द होगा, और ब्रेन में न्यूरॉन सेल के अलावा दूसरे भी सेल होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ न्यूरॉन सेल होते हैं। तो उसमें भी यदि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्योंकि देखिए वहाँ भी इवन हड्डियों में भी हमारे ब्लड जाता है, हड्डियों से भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। तो ब्रेन के सभी सेलों में
जो ब्लड सर्कुलेशन होता उससे होता है सेंट्रल ऑफ विलीज बोलते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, कोलेटरल सप्लाई होती है, उसका नाम है सेंट्रल ऑफ विलीज। तो उससे जो सप्लाई होती है उसमें कहीं जो छोटी वाली जो उसको बोलते हैं नसें बोलें कैपलरीज बोलें, उसमें यदि कहीं ब्लॉकेज होता है तो जब लोकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस जगह जब ब्लड नहीं पहुंचता तो शरीर में क्रैम्प होता है। समझ लीजिए वो चाहे न्यूरॉन सेल में हो चाहे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आपको दर्द होगा। वो ऑब्स्ट्रक्शन हटा देंगे, दर्द ठीक हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाएगा, परेशानी ठीक हो जाएगी। तो वो चाहे ब्रेन में हो चाहे हार्ट में हो चाहे लंग्स में हो, बीमारी का कारण भी एक है, उसका समाधान भी है। तो नेचुरोपैथी ये बोलती है यूनिटी ऑफ डिजीज यूनिटी ऑफ क्योर, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। अब वो गंदगी कैसी है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर लो, कोई बताएगा कि ये कैंसर सेल है, फिर कैंसर सेल में भी कौन से कैंसर सेल हैं वो बताएगा, फिर बोलेगा ये आप यूरिक एसिड है, फिर वो बोलेगा कि ये कोलेस्ट्रॉल है। तो हम बोलते हैं हमको वो सब जानना नहीं है, हमको तो मालूम है शरीर में गंदगी आई है, इसको बाहर करने के ठीक हो जाएंगे, हमको क्या कराना टेस्ट करा के। इसलिए नेचुरोपैथिक डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट वैसे में विश्वास नहीं करते, टेस्ट कराते हैं लेकिन वो इसलिए कराते हैं कि स्टेज मालूम चल जाए बीमारी की, टॉक्सिन का लेवल मालूम चल जाए, लेकिन वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में कोई मदद नहीं करता। वो प्रिस्क्रिप्शन जो एसिडिटी वाले का है वही कैंसर वाले का भी, वही हार्ट वाले का भी है, वही ब्रेन वाले का, वही ट्यूमर का भी है, वही फोड़े का भी, प्रिस्क्रिप्शन इज सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब माइग्रेन जड़ से जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक उदाहरण दूं आपको, हमारे जबलपुर में एक पंडित जी थे, तो उनको करीब 21 साल से माइग्रेन था, 21 ईयर्स। कभी होगा तो उनको हम ले आएंगे, और वो बहुत दवाई करते थे। तो हम लोग जब योगा करने जाते थे तो मुझसे मिले, बोले कि मुझे तो बहुत पुराना माइग्रेन, क्या ठीक हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बोले कैसे ठीक होगा? तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ पूछी और मैंने कहा आप बहुत कुछ मत करो, सिर्फ एक काम बंद कर दो। बोले क्या? मैंने कहा आप शक्कर को किसी भी रूप में खाना बंद कर दो। आर्टिफिशियल जो शुगर मार्केट में आती है वो केमिकल है एक्चुअली में, वो आपको गन्ने से निकाल के, वो केमिकल है, वो फूड नहीं है। इसको आप लेना बंद कर दो किसी भी रूप में, और दूध मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दो, और फिर देखो ठीक होगी कि नहीं होगी, फिर मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, इतना करिए आप। तो वो सुबह सुबह क्या करते थे, जलेबी और पोहा और ये सब होटल से आता था वो खाते थे, और वहाँ तो चढ़ावे में भी बहुत सारी मिठाइयाँ आती थी। तो उन्होंने मिठाई बंद करी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 महीने में उनका माइग्रेन चला गया। बहुत ज़्यादा डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं किया हमने। तो उसने आके मेरे से हमने सवाल किया कि क्या शक्कर से हो सकता है? तो हमने कहा शक्कर जो है हाईली इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाला फूड है, इन्फ्लेमेटरी फूड, बहुत ज़्यादा शरीर को दिक्कत करता है, फर्मेंट करता है खाने को, और हमारे शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। हमारे शरीर के लिए फ्रूट शुगर अच्छी होती है, जो टेबल शुगर आती है ये हमारे लिए किसी भी रूप में आप इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए नुकसानदायक। ठीक है, नेक्स्ट किसी का सवाल? आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समाधान हुआ आपका? मतलब एक फॉलो क्वेश्चन था, लेकिन और किसी को नहीं, पूछ लीजिए, अभी आप किसी का हाथ नहीं उठाया, पूछ लीजिए। मतलब मेरे हस्बैंड को होता है ये माइग्रेन सर दर्द, लेकिन क्या होता है तो फिर उनको ये लगता है कि चाय पी लें, और चाय पीने से फिर वो ठीक भी हो जाता है, तो इसलिए फिर वो जाती नहीं है ये आदत। क्या होता है कि जैसे आपने चाय पिया तो बॉडी का सिस्टम जो है ना वो इलिमिनेशन बंद कर देता है। तो शरीर का एक प्रयास था वो ठीक करने का। दर्द का मतलब होता है शरीर उस जगह ब्लड फ्लो भेज रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हटे। तो पेन इसलिए होता है, पेन कोई बीमारी नहीं। इवन एलोपैथिक में भी यदि आप उनकी थीसिस पढ़ेंगे, उनके दर्शन पढ़ेंगे, तो उसमें पेन को कोई डिजीज नहीं बोला गया। पेन होता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो जैसे आपने खाना डाला तो शरीर की एनर्जी जो है ना वहाँ से बन के दूसरा काम आ गया, तो वो आपको टेम्परेरी रिलीफ होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि चाय मेरे लिए मददगार है, लेकिन चाय हमारे लिए नुकसानदायक, उससे ठीक नहीं होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि ये अभी फास्टिंग जैसे मैं 9 डेज की कर रही हूँ, तो मेरी थायराइड की टैबलेट है, एक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, तो वो खा सकते हैं या बंद करेंगे तो अच्छा है? हाँ, बंद करेंगे तो अच्छा है। आयुर्वेदिक भी बिल्कुल कोई भी दवाई नहीं लेंगे। और आप देखेंगे जैसे आप फास्ट पे है ना, तो देखिए ज़्यादातर जो थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ओनली।
और कुछ नहीं होता है, और वो खाने पीने से होता है। तभी तो खाना पीना आप कुछ खा ही नहीं रहे, तो सबसे पहला काम शरीर क्या करेगा? शरीर जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है उसको बंद करेगा। आप नहीं हो तो 2-3 दिन के बाद एक ब्लड टेस्ट करा लेना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। डेफिनेटली मैं तो बोल रहा हूँ 99% चांस है कि कम हो जाएगा। कभी यदि एग्रीवेशन होता है तो वो भी 1-2 दिन के बाद फिर टेस्ट कराएंगे तो कम हो जाएगा। मतलब मुझे ये लगता है कि वो टैबलेट बंद की तो ऐसा ना हो कि वेट और नहीं बढ़ जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, अगर ऐसा आप कुछ नहीं बोल रहे होने हैं तो वाला। फिर ऐसा बंद कुछ कर। होने का चांस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट निल। हाँ जी, हाँ जी। राम रतन जी पूछिए, कुछ पूछ रहे थे, और किसी ने सवाल किया है? अंकल जी नमस्ते, मैं सारिका बोल रही हाँ हूँ। जी सारिका, बताइए। अंकल जी इनकी भी दवाई चलती है, अभी ये ज्वाइन किया हुआ था इन्होंने, अभी इनका एक फोन आ गया तो बात कर रहे हैं। इनकी भी दवाइयाँ चलती हैं, ब्लड प्रेशर की और शुगर की भी दवाइयाँ हैं। तो अभी जैसे ये फास्टिंग कर रहे हैं, रॉ फूड पे हैं, तो आज जैसे इन्होंने दिन में सैलेड लिया था और तो कुछ ऐसा खाया नहीं है। तो अभी रात में जो खाएंगे सोने के पहले या नहीं खाएंगे, तो दवाइयों का क्या करेंगे शुगर और ब्लड प्रेशर की? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं और एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है, आपको बीपी चेक करना है। अच्छा। हाँ डेफिनेटली, बीपी भी शुगर भी दोनों कम रहेंगे। उस कंडीशन में यदि नॉर्मल के करीब करीब पहुंच रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है, तो भी आपको बीपी की दवाई नहीं लेना। ओके। ऑटोमेटिकली जैसे आपने रॉ डाइट पे आए या फल पे आए, सलाद पे आए, तो बीपी, बॉडी की स्ट्रेस कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा, शरीर अपना नॉर्मल काम करना चालू करेगा, तो शुगर की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको चेक करना है, यदि आपने उसके बाद भी दवाई खा ली तो आपका बीपी लो हो जाएगा। तो आपको बिना चेक करे तो दवाई खाना नहीं है, और वो दवाई भी छूट जाएगी। 9 दिन चलेंगे तो आप देखेंगे कि बिना दवाई के बीपी नॉर्मल हो गया। और फिर उसको आगे कैसे मेंटेन करना, वो लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे खाना भी खाना है और बीमारी ना हो उसके लिए प्रयास करना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फूड के बारे में नहीं लेना, लेकिन आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जी जी। और अच्छा, उसमें क्या हुआ था, आज थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था, जैसे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लिए थे, और फ्रूट्स एप्पल लिया था और अंगूर ब्रेकफास्ट में इन्होंने, और जो लंच था, लंच में रॉ फूड लिया था, ऐसा था कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है, नो ग्रेन्स चलेगा, बहुत आज का टुडे मैं बोल रहा था। हाँ जी, थैंक यू, वेलकम। बताइए, नेक्स्ट किसी का सवाल है? हाँ, राम रतन जी कुछ पूछ रहे थे। तो मैं एक 2 पॉइंट आपको बता दूं। हाँ, राम रतन जी आ गए, बताइए क्या पूछ रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अभी फास्टिंग के दौरान एनिमा लेना है या नहीं लेना? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं बता दूं आपको कि यदि आप लंबे समय में फास्ट में रहते हैं तो एनीमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में यदि आप लेते हैं 2 बार तो उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि आप रॉ डाइट पे बहुत लंबे समय से नहीं चल रहे हैं। जैसे हम लोगों का, मेरा जैसे 90% मेरा रॉ डाइट होता है। यदि कभी पक्का खाना तो कभी कभार पक्का खाना खाते, रेगुलर भी नहीं खाते, तो हमको एनीमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते ही नहीं है ज़्यादा। लेकिन जो लोग रॉ डाइट पे नहीं है, मिक्स डाइट पे हैं, तो उनके शरीर में, आंतों में बहुत सारी गंदगी जमी रहती है, बीच में बाहर भी पार्टी आर्टी भी खाते रहते हैं और उसको निष्कासित भी नहीं करते हैं सेकेंड डे। तो उनको जब फास्टिंग में आएंगे या रॉ डाइट पे आएंगे, फ्रूट पे, जूस पे आएंगे, नहीं, फलाहार यदि बहुत ज़्यादा दिन से आप ले रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी 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 यदि आपने चेंज किया है ना, तो फलाहार पे आप लंबे समय तक तो नहीं चल रहे थे, अभी अभी चेंज किया, तो थोड़े दिन यदि 1-2 दिन ले लेंगे, 2-4 दिन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही होगा, उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको लगातार आदत नहीं बनाना। एक टाइम लेनी, एक टाइम। हाँ चलेगा, चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो आज की फिर ये हमारा सेशन में समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आज तो लोग भी काफ़ी थे
और नेहा जी ने, रामरतन जी ने, सारिका जी ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। मुझे ऐसे सवाल चाहिए आप लोग से जो एकदम प्रैक्टिकल हो, और क्योंकि जो लोग करते हैं ना उनसे फिर प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, नहीं तो वो हाइपोथेटिकल सवाल आते हैं कुछ भी कि पूछ लिया, तो वो उसमें हमारा भी ज्ञान नहीं बढ़ता है और आपको भी मैं उतनी मदद नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। आप सभी को, बाकी सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग आइए, उत्साहवर्धन हमारा भी होता है जब बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि बेटर फ्यूअर बट बेटर फ्यूअर, मतलब कम लोग हों लेकिन बेहतर लोग हों तो वो बहुत परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। तो हम लोगों को ऐसे बेहतर लोग बनना है, खुद भी सीखना है और बाकी सब लोग को सिखाना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।